Hello everyone, this is Meenakshi. It is the third part of June 2023 पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UGC NTA नेट के लिए ये पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द ऑफिस ऑफ कैग कॉल्ड व्हेन इट वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन 1858? 1858 में ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस था ये इस्टेब्लिश होता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर इसको कैग नहीं कहते थे, इसे क्या कहा जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, या अकाउंटेंट एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। टेक योर टाइम। ओके, देख लेते हैं। 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्राउन से कंपनी में कन्वर्ट होती है। ओके, आफ्टर 1858 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन से कंपनी में कन्वर्ट होती है तब ये जो ऑफिस है कैग का ये इस्टेब्लिश होता है। अब हम इसका क्रोनोलॉजी एवोल्यूशन का पूरा देखते हैं कि कैसे कब क्या क्या हुआ है। 1858 की बात करेंगे तो ये जो ऑफिस था ये कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, एज अकाउंटेंट जनरल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एज अकाउंटेंट जनरल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1860 की बात करेंगे तो सर एडमंड ड्रूमंड जो हैं ये पहले आपके ऑडिटर जनरल होते हैं। फिर उसके बाद 1919 की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसने ये जो ऑडिटर जनरल है इसको स्टैट्यूटरी पोजीशन ग्रांट कर दी थी। कब? 1919 में। 1935 की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1995 का, उसने इसको ये जो ऑडिटर जनरल की पोजीशन थी इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया था, इसको और ज़्यादा पावर्स दी थी। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब ये जो ऑडिटर जनरल है इसी का नाम हम कैग जो है वो बना देते हैं या कर दिया जाता है। 1971 की बात करेंगे तो ये जो आपका एक्ट था, द मोस्ट फेमस एक्ट रिलेटेड टू कैग, दैट इज कैग्स ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, ये हमारा जो है वो इस्टेब्लिश होता है या एक्ट में आता है। ओके, कैग की बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो है ये कैग से डील करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैग फॉर यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम। ओके, आर्टिकल 148 से 151 तक आपका कैग है। कैग की बात करें तो उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, जो कि इसकी जो पोजीशन है ये 6 साल तक रहेगी या फिर जब तक वो 65 ईयर्स का ना हो। जो भी पोजीशन होल्डर है जब तक वो उसके 6 ईयर्स जो है टर्म के कंप्लीट ना हो या वो 65 ईयर्स का ना हो तब तक ये जो आपका कैग है ये अपने ऑफिस में रहता है। इसे रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कब? जब ये कुछ मिसबिहेव करता हुआ देखा जाए या इसकी जो कैपेसिटी है वो जो आपकी जो है ये उन कैपेसिटीज़ को फुलफिल ना कर सके, जो कि एक कैग की पोजीशन से आप एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, और इस चीज़ को जो है ये जो इनका जो रिमूवल का बिल है ये दोनों कौन पास करेगा? दोनों ही जो हाउस है पार्लियामेंट के वो पास करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कैग नेट के लिए, बहुत बारी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब यहाँ से भी ले लें। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा आंसर कि कैग जो है वो 1858 में जब 1858 में जब आता है तो उसका नाम क्या होता है? ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। कुछ कमिटीज़ दी गई हैं या इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं और उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपको सामने दिए गए हैं। तो कमिटीज़ हैं नीति आयोग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नाबार्ड, और आपके जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है वो है 1952, 1982, 2015, 2016। मैच करें इसको आराम से। ठीक है, मैं पॉज कर देती हूँ। ओके, देख लेते हैं। नीति आयोग जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये टिप्स पे होना चाहिए। 2015। ओके, ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ? बहुत बारी पेपर में नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट पे ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अगर हम देखें ये बहुत सबसे इनमें सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से वो है हमारी 2016। ठीक है,
अगर आपको सिर्फ नीति आयोग ही पता होता, देखिए एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में रिपीट भी होता है, तब भी आपका आंसर बन जाता ए का 3, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, बट चलिए हम सारा देखेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें वो 2016 हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 1952 का है। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नाबार्ड जो है वो आपका 1982 का है। कई बार अगर इस तरह की चीज़ें कुछ भूल भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुई सबको पता होना चाहिए। बहुत बार रिपीट होता है, नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट पे ही बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, या नीति आयोग का जो काउंसिल है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन सब में न्यू है। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आपको पता होना चाहिए कि 1952 की बॉडी है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा। अगर आपको सिर्फ नीति आयोग ही पता होता बिना बाकी के चेक किए, आपका आंसर जो है वो 3 डिसाइड हो जाता। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको पहचानना है कौन सी करेक्ट है। पब्लिक पॉलिसी इज डिसीजनल पैटर्न, पब्लिक पॉलिसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पब्लिक पॉलिसी इज मेंट फॉर पुअर पीपल ओनली। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी समझ से ये क्वेश्चन जो है ये निकल सकता है। अगर आपको नहीं भी आपने पब्लिक पॉलिसी की पूरी थ्योरी लिया, क्योंकि अगर आप इस पर पूरी थ्योरी लेंगे तभी आप इस तरह का आंसर बना पाएंगे, राइट, है ना। इस तरह का आंसर तभी बनता है जब आपको पब्लिक पॉलिसी का बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता है। बट अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगाएंगे, आप न्यू कमर हैं, तब भी आप ये आंसर जो है बना सकते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है। पब्लिक पॉलिसी जो है ये पब्लिक पॉलिसीज़ वैसी पॉलिसीज़ हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर गोल की अचीवमेंट पे फोकस करती है, जो कि गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश उसने जो भी एक गोल सेट ऑफ गोल जो है डिसाइड किया हुआ है उसकी फुलफिलमेंट पे काम करती है। ठीक है, तो हमेशा वो पॉजिटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, और वो हमेशा पुअर पीपल के लिए हो। इट्स कॉल्ड ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज था, एक्सट्रीम टर्म थी, ये तो बिल्कुल नेगेटिव में चलेगी। उसके बाद ओनली, यहाँ से भी गेस करना होता है, एक्सट्रीम टर्म्स पे ध्यान देना होता है कि कभी कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती है। ये ऑलवेज, ओनली, इस तरह के क्वेश्चंस पर या इस तरह के पॉइंट्स पर फोकस करना होता है। अगर ये ओनली क्लेम कर रहे हैं तो क्लेमेबल है या नहीं, ऑलवेज कह रहे हैं तो क्लेमेबल है या नहीं। ठीक है, ऐसे देखना होता है। क्या पब्लिक पॉलिसी सिर्फ पुअर पीपल के लिए है? नहीं, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है, बट ये एक डिसीजनल पैटर्न है, ये तो कन्फर्म्ड है। ठीक है, तो इस तरह से, और क्योंकि ऑप्शंस में जो है ये ब्रोकन ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, जो आइटम्स हैं वो ब्रोकन है, तो आपका थोड़ा सा टफनेस भी बढ़ती है, बट ईज भी बन जाता है। अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक पॉलिसी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, पब्लिक पॉलिसी सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है, तो उसको लगेगा यार सिर्फ ए ही आंसर हो सकता है। यू आर लकी इनफ कि ये आपके सामने है। ठीक है, कहीं कभी कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। सो द राइट आंसर इज 1, ये सिर्फ एक डिसीजनल पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a researcher has some prejudices in relation to some problem, then the research carried out by him is called। अगर एक रिसर्चर जो है, रिसर्च जो वो कर रहा है, उसे उस प्रॉब्लम से ही कुछ डिसलाइक्स हैं, उसके दिल में उस प्रॉब्लम को रिलेटेड ही कुछ डिसलाइक्स हैं, तो इस तरह के जो वो रिसर्च वो लेगा या जिस तरह के वो रिजल्ट जो बनाएगा, जब उसको उस प्रॉब्लम से ही कुछ इश्यूज़ हैं, जब वो ऐसी रिसर्च करता है तो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहेंगे? रिसर्च से ही प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, ये वैल्यू ओरिएंटेड रिसर्च है, पोल्यूटेड रिसर्च है, इनएडिक्वेट रिसर्च है, प्रिजुडाइज्ड रिसर्च है। कैसी रिसर्च है? वैल्यू ओरिएंटेड तो ये बिल्कुल नहीं है। जब आपको एक रिसर्चर को जो पर्टिकुलर उस रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी से इश्यूज़ हैं, जिस प्रॉब्लम को वो उठा के चल रहा है, जिस पे वो काम कर रहा है, उसको उसी में इंटरेस्ट नहीं है, डिसलाइक्स हैं, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होगी। इनएडिक्वेट तब होगी जब उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है। ओके, इनएडिक्वेट तब होगी जब उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है। प्रेजुडाइज्ड रिसर्च आई थिंक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिसर्च है पोल्यूटेड रिसर्च। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ये जो कुछ कमेटीज दी हैं इनको ऑर्डर में लगाना है। कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ सिविल सर्विस, कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड, कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स,
रिव्यू कमेटी ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू है इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने वट एवर आई कुड टाइप मैंने किया। आप लोग बाकी जो है वो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लें, या फिर खुद भी आप उस पर थोड़ा सा काम करें। तो ये थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको कि जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या है। अगर हम कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करें तो ये हमारी वाई के अलग कमेटी है, जो कि 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका काम क्या था? सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को रिव्यू करना, ओके, और कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस बनाना जो कि उसकी एफिशिएंसी और रिजल्ट्स को इम्प्रोवाइज कर सके। ये थी आपकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स कमेटी, दैट इज़ अलग कमेटी जो कि 2000 की कमेटी है, ठीक है। फिर है आपकी कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड, जो कि DS कोठारी की कमेटी है। 1974 में कमेटी आती है, 1976 में इसकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है। इसने क्या कहा था? इस कमेटी ने कहा था कि 3 फेज़ में एग्ज़ाम बनाएं। जो ये UPSC का एग्ज़ाम है इसे 3 फेजेज़ में लिया जाए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो, मेन एग्ज़ाम हो और एक इंटरव्यू हो, ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। और ऑल इंडिया सर्विस हो या किसी भी तरह का कोई ये ऑल इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा पेपर हो, उसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था कि जो सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस लाए जाएं। ये किसने कहा था? आपके DS कोठारी ने कहा था, जो कि कमेटी 1974 की थी। फिर आपकी आ जाती है कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। ये आपकी है PC होटा कमेटी, जो कि 2004 में आई थी, ओके। इसने क्या कहा था? इसने वो सारे इश्यूज एड्रेस किए थे जो कि सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी से डील करते थे। लास्ट में आपकी कमेटी जो है वो है सतीश चंद्र कमेटी, जो कि 1989 की है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं उसको रिव्यू किया जाए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम्स है उसको रिव्यू किया जाए। ये उसी के रिलेशन में ये कमेटी जो है बिठाई गई थी 1989 में। अब आप लोग डेट्स आपके सामने हैं, ये बिल्कुल कंफर्म्ड हैं, बिल्कुल करेक्ट डेट्स हैं, बट जो आंसर है वो कुछ थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो हम देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो जो आपकी कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, ठीक है, कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, ये आपकी 2000 की है, ओके, जो कि आपकी अलग कमेटी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड जो है ये आपकी DS कोठारी है, ये आपकी है 1974 की। फिर आपकी जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कमेटी है ये है PC होटा, ये है 2004 की, ओके। उसके बाद जो आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिव्यू कमेटी है ये आपकी सतीश चंद्र कमेटी है, दैट इज़ 1989, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए था BDAC, ओके। आपके सामने डेट्स हैं, मैं खुद से तो कुछ बना नहीं रही हूँ, बट एज पर आंसर की जो हमारा आंसर बना था तब वो बना था BADC। इनके हिसाब से सबसे पहले आपकी कोठारी कमेटी है, बिल्कुल करेक्ट है, 1974 की। फिर उसके बाद इनके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड सिविल सर्विसेज को ले रहे हैं, दैट इज़ अलग कमेटी को ले रहे हैं 2000 को। फिर ये ले रहे हैं कमेटी ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1989 सतीश चंद्रा को, और एंड में ये ले रहे हैं आपके सिविल सर्विस रिफॉर्म्स या दैट इज़ PC होटा कमेटी 2004 को। बाकी तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से AD की जगह DC होना चाहिए था। ये लोग AD ले रहे हैं, यहाँ DC, यहाँ DA होना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग अपना भी दिमाग जो है लगाएं, कुछ मुझसे अगर इशू हो रहा है, क्योंकि अगर हम और भी फर्दर जाएं, ये जो सतीश चंद्रा कमेटी थी इसकी जो रिकमेंडेशन जो इम्प्लीमेंट हुई थी वो भी 1983 में हुई थी, ओके, 1983 में हुई है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे 1993 में हुई है, ओके। अगर उस हिसाब से देंगे तो फिर भी 1993 2000 से पहले आता है, ओके। इस तरह से भी जो आपका सतीश चंद्रा है ये बाद में आना चाहिए था, किससे? आपके अलग कमेटी से, ठीक है। बट एज पर आंसर की द आंसर इज़ 2, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग लगाएं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कशंस करें। मैं यहाँ कोई मेंटोर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, हल्का सा एक गाइडेंस है आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे एक बार भी नेट क्लियर नहीं हुआ है,
उनके लिए शायद मैं एक बहुत अच्छी गाइड हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने 3 बार क्लियर किया है। बाकी जिनका क्लियर हुआ है, जो लोग JRF की प्रिपरेशंस में हैं और स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, मैं बिल्कुल उनके ही जैसी हूँ। तो आप लोग जो है मेरे साथ डिस्कशन में आए। एक किस्म से एक हब जैसा हमें मिल गया जहाँ पे हम कलेक्टिवली बात कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है। मैं नहीं चाहती हूँ फिर से वही बात कि इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से हम लोगों का JRF जो है रह रहा है, ये स्टेटस को बना रहे। ठीक है, इसमें चेंज आना चाहिए, और वो चेंज कैसे आएगा? अगर आप और हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिसीजन मेकिंग द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू इज़ वेरी सिमिलर टू। डिसीजन मेकिंग की बात करें, ये जो साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है? टैसिट डिसीजन, रैशनल डिसीजन, एक्स्ट्रा रैशनल डिसीजन या इंक्रीमेंटल डिसीजन। ठीक है, ये जो साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू कॉन्सेप्ट है, ये किसका है? आपका चार्ल्स लिंडब्लॉम का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? चार्ल्स, 1 सेकेंड, किसका कॉन्सेप्ट है ये? चार्ल्स लिंडब्लॉम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1959 में ये अपनी बुक लेकर के आते हैं। क्या बुक का नाम था? क्या था बुक का नाम? 1 सेकेंड। यस, बुक का नाम क्या था? 1 सेकेंड। 1959 की बुक थी, बुक का नाम था द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू। ठीक है, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू था बुक का नाम। ओके, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बात की थी कि जब अगर कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, ठीक है, कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर आती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस गवर्नमेंट बॉडीज़ में देखी जाती है। कोई अगर गवर्नमेंट बॉडी है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको नई नई जो अप्रोचेस है डिसीजंस लगाने की, वो नहीं लेनी है। आपको नए नए जो सेट ऑफ अप्रोचेस हैं उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, उनको जांचना नहीं है। आपको जो ऑलरेडी चेंजेस, छोटे छोटे जो चेंजेस चीज़ों में आए हुए हैं, उसमें एडिशंस करते रहना है। ठीक है, क्या करते रहना है? एडिशंस करते रहना है, इंक्रीमेंटलिज्म करते लेकर के आना है, उनको इम्प्रोवाइज़ करते रहना है। नए जो है वो जो भी गोल्स हैं, एम्स हैं, उनके बारे में नहीं सोचना है। नए अल्टरनेटिव्स जो हैं पॉलिसीज़ के, उनको लेकर के नहीं आना है। ऑलरेडी जो चेंजेस हैं उनको थोड़ा थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करते रहना है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको ये करना है। यानी कि यहाँ पर मॉडलिंग थ्रू की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। ये मॉडलिंग थ्रू क्या है? मॉडलिंग थ्रू का मतलब ये हो जाता है कि चीज़ें जो हैं वो आपको लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है। चीज़ें जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, चीज़ें जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई नॉलेज नहीं है, वो चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड है, फिर भी आपको वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, या उन पर्टिकुलर चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, ये आपका मॉडलिंग थ्रू हो गया। ठीक है, तो क्या इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू का क्या मतलब हो गया? इंक्रीमेंटल डिसीजंस। ओके, सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करेंगे, जो कि जैसे ये जो वुमेन रिलेटेड जो आपको देखने को मिलती है, छोटे छोटे जो इनके जो इंस्टीट्यूशन ये जो आपके पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो ये अपने लिए खुद पर्टिकुलर कुछ काम कर रही हैं, किसी NGO से जुड़ी है या कुछ ऐसा कर रही हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, ये इसके आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स पहचाने हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है वहाँ पर। कॉन्शियसली प्रमोटेड इन्फॉर्मल ग्रुप्स है वहाँ पर। अकाउंट्स और रिकॉर्ड कीपिंग देखने को मिलेगा, और वहाँ पर एक वुमेन सेंट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी। क्या है इसका आंसर? ध्यान से देखें। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। बहुत इसी से आपका आंसर बन जाएगा, इसी बात से।
ठीक है, देख लेते हैं। सिंस ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनोमस टाइप की बॉडी है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, स्पेशली यहाँ पे वुमेन के जो भी आपको प्रोग्राम पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती हैं यहाँ, तो ये उससे रिलेटेड है, तो ये वुमेन सेंट्रिक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ये अनऑर्गेनाइज बॉडी है, क्या यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कीपिंग या अकाउंट कीपिंग की कोई इशू आपके ऊपर है, कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। सो द राइट आंसर इज A, B and D, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ, बिल्कुल बिना सोचे ये आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी। ये सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, सेंट्रल डिवीजन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल डेरिवेटिव्स है? नहीं, ये बिल्कुल क्या है, मीन, मीडियन, मोड जो है ये आपका मोड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ओके, सो द राइट आंसर इज 3। इस तरह के क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं सोचें, ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसीज़ दी हुई हैं आपको या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पहचाननी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, कन्फ्लिक्ट, बार्गेनिंग। मीनिंग है फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, द वे कन्फ्लिक्ट इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। आराम से करें, इधर भी वही बात है कि अगर आपको पहला ही आता होगा तब भी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि आप किसी टारगेट पॉपुलेशन को जो है वो आप उसको फोकस में लाएंगे, उस पर आपका मेन फोकस होगा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैच क्या बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के साथ, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी हो गया जो पहले की एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं या जो पहले की पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस लाना, डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम है उसको चेंज करना। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के साथ क्या जाएगा, चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। कन्फ्लिक्ट बिल्कुल आपके सामने है, कन्फ्लिक्ट ये वही कॉन्सेप्ट है कन्फ्लिक्ट का जो कि MP फॉलेट ने लिया है, द वे कन्फ्लिक्ट इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड। ठीक है, C का 3। बार्गेनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आ रहे हैं, कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर काम बन जाए, अगर हमारी बात करने से कोई नया आउटकम जो है वो आ सकता है तो हम बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज, अगर आपको फर्स्ट वाला ही आता होता तो आपका आंसर बन जाता डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी फोकस करती है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर। तो इस तरह से आपका आंसर A का 4 बन जाता। बिना सोचे जिन लोगों को आता होगा, जिन लोगों का ये पेपर क्लियर भी हुआ होगा, वो अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ कि A का 4 करके ही आपका आंसर आराम से हो गया होता, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और आपका जिसका नेट निकला है उसका JRF जो है वो निकल जाता। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, या जिसका नेट नहीं निकला होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होने की वजह से पेपर जो है वो रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे कॉमन सेंस लगाते जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और पेपर भी ठीक से हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 3, A का 4, B का 2, C का 3, D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, who recommended the setting up of 2 special authorities designated as the Lokpal and the Lokayukt for the redressal of citizen grievances। सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को ख़त्म करने के लिए 2 स्पेशल अथॉरिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, एक लोकपाल, एक लोकायुक्त। किसने ये बात की है, किस कमेटी ने ये बात कही है कि ये 2 स्पेशल अथॉरिटीज़ या स्पेशल ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको इस्टेब्लिश किया जाए? फर्स्ट ARC ने किया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने किया है, कमीशन ने किया है, संथानम कमेटी ने किया है, सेकंड ARC ने किया है, या कोई इंडिपेंडेंट कमीशन है करप्शन के अगेंस्ट उसने किया है? ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के बिल्कुल पता होना चाहिए लोकपाल और लोकायुक्त जो है इसको किसने इस्टेब्लिश किया है, फर्स्ट ARC ने। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग शायद संथानम कमेटी पे हो जाए, नहीं, संथानम कमेटी जो है ये CVC और आपके CBI से रिलेटेड है। ओके, ये सब इसने रेकमेंड किया हुआ है। ठीक है, बट नॉट लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन हो सकती है कि CVC CBI इन्होंने संथानम ने किया है तो लोकपाल और लोकायुक्त भी इन्होंने किया होगा। नहीं, ये जो बॉडीज़ हैं इसकी रिकमेंडेशन फर्स्ट ARC ने की है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे छोटा सा लॉजिक है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म था। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स में एक बिग चेंज लाने की कोशिश की है वो हमेशा फर्स्ट ARC ने लाने की कोशिश की है। और अगर
अनअचीवेबल अगर अनअचीवेबल रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी हैं, ये बम्बास्टिक रिकमेंडेशन जो दी हैं, जो जिनको अभी तक अचीव करना टफ है या अभी तक हो नहीं पा रहा, वो दी हैं सेकंड एआरसी ने। बट ध्यान में रखना, जब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बड़े बड़े रिफॉर्म्स आने की बात की जाती है, लाने की बात की जाती है, वो आपकी हमेशा एआरसीज ने दी होती हैं। ठीक है, इस तरह से अपना जो है अपने आप अपना कोर मेंटेन करना होता है, बहना नहीं होता पानी में कि मैंने सीबीसी सीबीआई पढ़ा था, वो संथनम कमेटी लोकपाल लोकायुक्त ये भी तो उसी चैप्टर में था, है ना, ऐसा हो जाता है, ये भी उन्होंने दिया होगा। तो अपना कोर मेंटेन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को पहचानना है, वो क्या है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2010, इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द ट्राइब्यूनल अडॉप्ट्स प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ प्रोसीजर 1908, ट्राइब्यूनल इज मैंडेटेड टू डिस्पोज एप्लीकेशंस और अपील्स विद इन 6 months और फाइलिंग। ठीक है, आराम से पहचाने अपना आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करेंगे तो ये आपका पहला एक ऐसा डेडिकेटेड कोर्ट है जो कि एनवायरनमेंटल इशू से रिलेटेड है। ठीक है, पहला एनवायरनमेंटल कोर्ट है। ओके, जो कब इस्टेब्लिश हुआ है, 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, ये एक स्पेशल जुडिशल बॉडी है जो कि एनवायरनमेंटल केसेस से डील करती है। कैसे केसेस होंगे, चाहे वो फॉरेस्ट या दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन है, चाहे वो एनवायरनमेंटल लॉज को एनफोर्स करवाना है, चाहे वो कंपनसेशन या जो रिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी डैमेजेस जो लोगों को या प्रॉपर्टी को हुए हैं वो देने की बात की गई है, उससे रिलेटेड है, या एनवायरनमेंटल डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल कैसे करना है उससे रिलेटेड है, या इकोलॉजी को किस तरह से रिस्टोर करना है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो एनजीटी है आपका, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गाइडेड है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है आपका 1908 का, उससे जो बाउंड ये नहीं है। ओके, और ये कहता है, एनजीटी कहता है कि जो भी एनवायरनमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आप 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करें, उनकी सुनवाई 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, रिजल्ट्स जो है, आउटकम्स जो हैं, जो वर्डिक्ट है वो 6 महीने में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। 2010 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये गाइडेंस लेता है, बिल्कुल लेता है। इसने कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 को जो है फॉलो किया है, नहीं, इसको फॉलो नहीं किया है। ये अपने केसेस को 6 महीने में ही डिस्पोज ऑफ करने की बात कहता है, बिल्कुल कहता है। सो द राइट आंसर इज A, B and D, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबला स्कीम जो है 2010-2011 की है। स्वधर स्कीम जो है ये 2001 या 2 की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश होती है। बहुत टफ क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, एक साथ 4 स्टेटमेंट्स पूछी हैं और डेट्स पूछी हैं। ठीक है, और तो छोड़िए, ये तक पूछा है कि किस एक्ट से जो है वो डील करती है, किस एक्ट के अंदर सेटअप होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, दिख नहीं रहा बट वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। 4 स्कीम्स एक ही पेपर में पूछी हुई है, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में भी। इवन सबला स्कीम की बात करेंगे तो ये 2011 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के अंडर ये थी। ठीक है, इसी को हम राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स भी कहेंगे। ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ठीक है, जो कि क्या कहती थी कि जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं इंडिया की, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। गोल्स क्या था इसका, एडल्ट्स एंड गर्ल्स को एम्पावर करना, कैसे, सेल्फ डेवलपमेंट और एजुकेशन के थ्रू। उसके बाद सर्विसेज की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करता है, लाइफ स्किल एजुकेशन देता है। और ये किन एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए था, ये था 11 से 18 साल की उम्र की लड़कियों के लिए या टीन एज वुमेन के लिए। ठीक है, स्वाधर स्कीम की बात करेंगे तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर 2000 में इस्टेब्लिश होता है। किसके लिए, कि आप जो भी वुमेन है जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हैं उनको रिहैबिलिटेट करें। ठीक है, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, क्लोथिंग प्रोवाइड करेगा, जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है या गर्ल्स हैं उनको स्पेशल केयर देगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करेंगे तो इसी को हम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहते थे, ठीक है। ये मैटरनिटी बेनिफिट देता था, ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था ये? 2010 में लॉन्च हुआ था, 2017 में ये रीनेम हुआ था वापस से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ओके। उसके बाद ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। ये क्या करता है, आपको एक 1 सेकेंड, हाँ, ये लैक्टेटिंग और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो है ये कैश जैसा है या लोन जैसा है, ये उनको ये जो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये जो वुमेन है ये कितने साल की होनी चाहिए? 19 साल से ऊपर होनी चाहिए, या जिन्होंने फर्स्ट बर्थ जो है या फर्स्ट लाइव बर्थ जो है वो दिया है, ये वुमेन वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष, इसी को हम NCF कहते हैं, नेशनल क्रेडिट फंड कहते हैं, ठीक है। 1993 की स्कीम है ये। इसने क्या किया है, इसने जो वुमेन है जो कि लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करती हैं, उनको छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन देने की बात की है, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, ये बेसिकली कैश ट्रांसफर स्कीम है, ओके। लोन वाली स्कीम राष्ट्रीय महिला कोष है, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के अंडर है, सभी के सभी उसी के अंडर है, ठीक है, उसी के अंडर है। उसके बाद ये किसके अंडर रजिस्टर है? ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ना आपका 1860, उसके अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। किसके लिए? कि जो पूरे वुमेन है उसकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जो है वो करवाई जाए, ओके। बहुत टफ क्वेश्चन है, देखिए आप 4 स्कीम एक साथ ही पूछी हुई है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सबला स्कीम जो है 2010-11 की है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद स्वधर स्कीम जो है 2001-2 की है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये CSS है, ठीक है। क्योंकि आपको उनको पूरा कैश प्रोवाइड करना है, जो 19 साल से ऊपर वुमेन है जो कि फर्स्ट अपना बर्थ जो है दे चुकी हैं, उनको आपको जो है वो पैसा प्रोवाइड करना है। तो डेफिनेटली इसमें पैसा जो है चाहिए, क्योंकि ये गैस तो नहीं है ना कि अगर कोई वुमेन जो है वो PhD करेगी तो उसको पैसा देंगे, तो फिर वहाँ पे हम स्टेट पे भी कुछ फेंक सकते हैं। ये कह रहा है जो फर्स्ट लाइव बर्थ देगा, तो ये तो आपको पता है बर्थ तो इंडिया में वो भी दे रहा है जो वेल एजुकेटेड है, वो भी दे रहा है जिसने शायद 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाई छोड़ दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके। राष्ट्रीय महिला कोष की बात करें, हमने खुद ही देखा, इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर नहीं, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B and D, दैट इज A, B and D, ओके। इट इज़ 2, ये मैंने ऑप्शन बनाने में गलती की है, 1 सेकेंड, नहीं ABC ही है ना, ABC ही है, 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वन कैन सेलेक्ट ए न्यू प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च फ्रॉम द रिसर्च वर्क दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड। पहले से एक रिसर्च हो चुकी है बट आपको उस रिसर्च में एक प्रॉब्लम नई जो है ढूंढनी है, जो कि हम लोग अब कर रहे हैं एज ए PhD स्टूडेंट्स जो करते आए हैं कि रिसर्च तो आपको पता है बहुत सारी पहले हो चुकी होती हैं, बट हमने उसमें से एक नया प्रॉब्लम एरिया जो है वो डिकोड करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? बाय कलेक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्चर्स हु हैव कंप्लीटेड रिसर्च, जिन्होंने रिसर्च कर लिया उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च सुपरवाइज़र, रिसर्च के सुपरवाइज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे। लिटरेचर रिव्यू करेंगे, या बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ईजी है इसका आंसर। जब हम किसी नई प्रॉब्लम को ऑलरेडी डन रिसर्च से निकालते हैं तो हम उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और हम बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं आगे पीछे से उनसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ना ही हम रिसर्चर जो होता है जिससे उस पर काम किया होता है उससे बात करते हैं, ना ही हम उसके सुपरवाइज़र जो उस रिसर्च से रिलेटेड सुपरवाइज़र है उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हम लाइब्रेरी से बुक्स लेते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें कुछ प्राइमरी डाटा जो है देखना है तो हम सोशल ग्रुप्स जो है उससे रिलेटेड लोग हैं उनसे मिलकर बात करते हैं। सो द राइट आंसर इज C and D, दैट इज 3, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who observed that the welfare must be a common property of everyone in India and not a monopoly of privileged group as it is today। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है, इंदिरा गांधी ने कहा है। इस तरह की क्वेश्चंस पे कभी टाइम वेस्ट ना करें, आता है नहीं आता है नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, ठीक है, उसके बाद प्रिविलेज ग्रुप की बात की है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन वही कहूँगी, यहाँ अगर आता होगा तो आप करेंगे, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स 1947 से लेकर जब तक जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड रहता है, ऐसी स्टेटमेंट्स उनको देनी ही पड़ेंगी। ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नया नया इंडिया बना था, आपको जो है छोटी चीज़ों पे बात करनी थी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी जो है ये किसने दी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, ये हमेशा आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 2, क्योंकि नया नया इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमें एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसे स्टेज पे खड़े होकर कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देनी थी, तो वो सारे काम जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आए, जवाहरलाल नेहरू बीच में है, तो आप समझें कि नया नया इंडिया आज़ाद हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ही ऐसी बातें करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीज़न फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हेड क्वार्टर्स टू फील्ड ऑफिसेज इज़ टू, आप हेड क्वार्टर से फील्ड ऑफिस को जो अथॉरिटी या पावर डेलीगेट करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है। आप फील्ड ऑफिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनमें स्किल्स जो हैं डेवलप करवाना चाहते हैं, आप हेड क्वार्टर्स को डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, या आप लोकल डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ध्यान लगाएं, अगर ध्यान से देखा जाए चारों के चारों आंसर हैं, ओके, चारों के चारों आंसर हैं, बट क्या पूछा है, मेन, तभी जो आपके पेपर सेटर है उन्होंने वर्ड मेन लगा दी है, ठीक है। मेन या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कह सकते हैं काम जो है डेलीगेशन, आप हेड क्वार्टर से फील्ड में जो काम दे रहे हैं, इसका मेन काम क्या है, इसका काम है कि लोकल डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करें, कि जो ये जो फील्ड ऑफिसर्स हैं इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो। मेन काम डेलीगेशन का यही है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन में गलती होना बहुत बहुत कॉमन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ 4, जबकि आंसर चारों हैं, ठीक है। मैं ये भी बता दूं आपको, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो बड़ी बात नहीं है, आंसर इसके चारों हैं, बट मेन रीज़न जो है वो यही होता है कि लोकल डिसीजन मेकिंग जो है वो देखी जा सके, वो भी कुछ काम कर सकें, ओके, लोकल ऑफिसर्स को भी कुछ फीलिंग आए कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हेड क्वार्टर्स जो है वो फील्ड ऑफिस को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। हर जगह पे आपका जो डिविजनल कमिश्नर है वो काम नहीं करता है, मोस्टली आप लोगों को काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टर के फंक्शंस हैं उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन पावर, कोऑपरेटिव पावर, सिविल जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेसी, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कह लो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनको ऑर्डर में लगाना है। बड़ा बेतुका क्वेश्चन है, बट चलें करें ठीक है। सबसे पहला काम जो है कलेक्टर का वो क्या था, सिविल जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेसी, ठीक है। जब 1950s में एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट होती है, पहला तो आपका ये आ गया, यहीं से आपका आंसर बन जाना था, ठीक है, सिविल जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेसी। उसके बाद आपका आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव पावर, इसका काम है। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसका काम है, या ये रेवेन्यू का कलेक्टर है। उसके बाद ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह इससे रिलेटेड जो लोकल बॉडी से रिलेटेड इनका काम है, ठीक है, ये जो इनका काम है, ओके। सो द राइट आंसर इज BACD, दैट इज 2। अगर आपको ये पता होता कि 1950s में ही आपका जुडिशरी से जब एग्जीक्यूटिव डिटैच होता है या अलग होता है, तभी इनका काम सिविल जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेसी जो है ये पहले होता था, बाद में नहीं, बाद में जो है ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फंक्शन होगा वो B है, यानी कि सिविल जस्टिस एंड मैजिस्ट्रेसी है। तो आपका आंसर यहीं से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन बहुत बेतुका था, इससे अच्छा क्वेश्चन रहता है कि आपको ये बोले इनमें से कौन सा रोल जो है कलेक्टर का नहीं है या है, तो आप उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इस वजह से आपको एक कलेक्टर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। कौन सी पावर कब आई, कौन सी नहीं आई, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन देगा और फिजूल में आपका दिमाग जो है ज़्यादा खर्च करेगा। बेटर ये है कि आप कलेक्टर की पावर और उसकी जो उसके वर्क्स हैं, आपके लोकल बॉडीज़ में जो उसका वर्क है उसको ज़्यादा पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर है और काम भी आएगा, ठीक है। ये कुछ पावर्स हैं
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रेवेन्यू कलेक्शन करता है, लॉ एंड ऑर्डर है, इलेक्शंस में जो है इनकी या वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरह काम करता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का इनका काम है, ये रजिस्ट्रार होते हैं रजिस्ट्रेशन वर्क के, ठीक है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इनका काम है, ओके। अगर हम बात करें इनके जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये प्लानिंग और डेवलपमेंट करवाते हैं, सीओ सप्लाईज करवाते हैं, इरीगेशन करवाते हैं। उसके बाद इनके जो सीजनल कुछ एडवर्स कुछ सीजनल कंडीशंस हैं, यानी कि जैसे कि ये उसमें जो भी आपकी कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ जब आती हैं वहाँ पे इनका रोल देखा जाता है, इंस्पेक्शन इनका काम है, ओके। ये सब इनकी ड्यूटीज़ है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,